हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश चौधरी जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हमने हिंदी भाषा से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां जुटाई थी। भाषा किसे कहते हैं, भाषा का उद्भव विकास कैसे हुआ और हिंदी भाषा वर्तमान स्वरूप में कैसे आई, भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आज हम बात करें कि किसी भी भाषा को जानने के लिए उस भाषा का व्याकरण जानना जरूरी होता है। उसका हमें ज्ञान लेने के लिए उस भाषा का व्याकरण, यदि हमें शुद्ध पढ़ना है, शुद्ध लिखना है, शुद्ध बोलना है, तो उसके लिए हमें उस भाषा से संबंधित व्याकरण जानना जरूरी है। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के व्याकरण की। हिंदी भाषा के व्याकरण की तो हम बात करें कि हिंदी भाषा का व्याकरण प्रारंभ करते हैं। हिंदी भाषा का व्याकरण प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, हिंदी भाषा का व्याकरण सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। कई बार कहते हैं कि बीएसटीसी में लेवल हल्का आएगा, फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमें व्याकरण की समग्र जानकारी होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सभी परीक्षाओं के लिए कोई लेवल नहीं है। सभी परीक्षाओं में कठिन प्रश्न भी डाले जाते हैं, सरल भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं। हमें उस भाषा की, हमें उन प्रश्नों की, हमें उन टॉपिक्स की बहुत गहराई से जानकारी होनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर बिंदु को बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे हम। आज हम प्रारंभ करते हैं अपने प्रथम बिंदु की, जो अपने सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। अब हमने देखा कि पहला अपना टॉपिक जो हम प्रारंभ करते हैं वर्ण विचार से, वर्णों से। अब पटवार के सिलेबस में हमें नहीं दिया हुआ कि पटवार के सिलेबस में सीधा संधि से या शब्दों से पाठ्यक्रम शुरू कर रखा है, बिंदु दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों, पिछली जो परीक्षा हुई उसमें आपने देखा होगा कि 2-3 प्रश्न वर्णों के डाल दिए, वर्ण से संबंधित प्रश्न डाल दिए। जब इनके ऊपर रिट लगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जवाब मिला कि आपको वर्ण नहीं आते तो आपने संधि समास कैसे सीख लिया। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं में यही हाल है। वर्ण का टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं होता, उसके बावजूद भी प्रश्न आ जाते हैं। और हमें प्रारंभिक जानकारी होनी भी जरूरी है। वर्ण नहीं आएंगे तो शब्द कैसे बने, वाक्य कैसे बने, संधि कैसी हुई, संधि विच्छेद कैसे होंगे। अर्थात हमें वर्ण से संबंधित, शब्दों से संबंधित, वाक्यों से संबंधित सभी जानकारियां होनी जरूरी हैं। हम बात करें कि व्याकरण शब्द वी, आ और करण के योग से बना है। व्याकरण शब्द वी, आ, करण के योग से बना है। व्याकरण भाषा से संबंधित एक विधा है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक विधा है, व्याकरण एक रचना है, व्याकरण एक ग्रंथ है। व्याकरण एक ग्रंथ है, अर्थात एक ऐसी विधा, एक ऐसी रचना, एक ऐसा ग्रंथ जो हमें भाषा के शुद्ध लेखन का, शुद्ध उच्चारण का और शुद्ध पढ़ने का ज्ञान देता है, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। अर्थात पारिभाषिक दृष्टि से देखें, हम परिभाषा देखें तो दोस्तों, परिभाषा हम इसकी बना सकते हैं कि एक ऐसी विधा जो हमें भाषा के शुद्ध लेखन, व उच्चारण का ज्ञान करवाती है। उच्चारण का ज्ञान करवाती है, वह व्याकरण होता है। वह व्याकरण होता है। उसे व्याकरण कहा जाता है। अर्थात एक ऐसी विधा, एक ऐसी रचना, एक ऐसा ग्रंथ
जो हमें किसके बारे में, भाषा के बारे में, भाषा के शुद्ध लेखन व शुद्ध उच्चारण का ज्ञान करवाती है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। तो दोस्तों, हमें किसी भी भाषा की शुद्ध उच्चारण लेखन की जानकारी लेने के लिए, अर्थात मैं बात करूं हिंदी भाषा के शुद्ध उच्चारण लेखन की जानकारी लेने के लिए व्याकरण को मुख्य रूप से 3 इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। पहली इकाई है अपना वर्ण विचार, यानी कि सबसे पहले हम स्कूल में गए, पाठशाला में गए तो जाते ही हमें कैखे गए या ए आ पढ़ाने प्रारंभ कर दिए, अर्थात हमें वर्णों से संबंधित जानकारी देनी शुरू कर दी। जब हमने वर्ण सीख लिए तो उसके बाद में अध्यापकों के द्वारा हमें क्या सिखाए गए, शब्द। तो अपना दूसरा बिंदु होगा फिर शब्द विचार, अर्थात व्याकरण की 3 मुख्य इकाइयां बनती हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वाक्य विचार व्याकरण की 3 मुख्य इकाई हैं। कितनी इकाई हो गई, 3 मुख्य इकाई हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम सबसे पहले बात करें कि वर्ण किसे कहेंगे, शब्द किसे कहेंगे और वाक्य किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी इकाई कौन सी अपनी, वाक्य। वाक्य किससे बनते हैं, वाक्य किससे बनेंगे, शब्दों से, और शब्द किससे बनेंगे, वर्ण से। अब वर्ण किससे बनते हैं, वर्ण क्या होते हैं, इकाई कितनी है अपने पास, 3, यानी कि व्याकरण की मुख्य इकाई कितनी होती हैं, 3 होती हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वाक्य किससे बनेंगे, शब्दों से। शब्द किससे बनेंगे, वर्ण से। वर्ण किससे बनते हैं, ध्वनि से। वर्णों का प्रारंभ किससे होता है, ध्वनि से। अब हम बात करें कि इनमें छोटी और बड़ी कौन कौन सी इकाई हैं, कि 3 मुख्य इकाई हैं, इनमें छोटी इकाई कौन सी, बड़ी इकाई कौन सी और सबसे बड़ी इकाई कौन सी। तो मैं सबसे पहले बात करूं, इससे संबंधित अपनी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है अपना, पहला प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी मौखिक इकाई। कौन सी इकाई, मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। हम कौन सी इकाई की बात कर रहे हैं, मौखिक। मौखिक से संबंधित जब शब्द आता है मौखिक, उसके बारे में सोचते हैं कि आमने सामने हम बात करें। और जब बात करते हैं हम, आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि एक परीक्षा होती थी मौखिक परीक्षा अपनी, जिसमें अध्यापक अपने से प्रश्न पूछता था, हम अध्यापक का प्रश्नों का उत्तर देते थे। मौखिक का मतलब हुआ कि मौखिक रूप से आमने सामने बैठ के बात करें, प्रश्न उत्तर करें, वो कहलाता मौखिक वार्तालाप। तो मौखिक में कभी भी लेखन कार्य या पढ़ने का कार्य नहीं होता, केवल हमें आवाज सुनाई देती है, और आवाज सुनाई देगी तो उसको कहेंगे हम ध्वनि। क्या कहेंगे, ध्वनि। अर्थात भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी, ध्वनि। फिर प्रश्न दूसरा, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब मौखिक की जगह शब्द क्या है अपने पास, लिखित। जब हम बोल रहे हैं क, ख, ग, ए, आ, तो हमें केवल ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन इन्हीं को हम लिपिबद्ध कर देते हैं, यानी कि आकार में ढाल देते हैं, सांचे में ढाल देते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, उनको कहा जाएगा वर्ण। क्या कहेंगे उनको, वर्ण। तो दूसरा प्रश्न क्या बना अपना, कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाती है। फिर अपना प्रश्न तीसरा बनता है कि भाषा की सबसे छोटी,
इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखो, अपने पास पहला प्रश्न था भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो अपना उत्तर क्या बनेगा? ध्वनि। दूसरा प्रश्न बना कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो अपना उत्तर क्या बन गया? वर्ण। अब दोस्तों बात आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो यहां से न मौखिक शब्द आया और न लिखित शब्द आया, केवल इकाई पूछी है। अभी मैंने आपको बात की कि भाषा की 3 इकाई हैं, भाषा की 3 इकाई, और 3 इकाई कौन सी? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो मैंने कहा कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी अपनी? वाक्य। वाक्य किससे बने हैं? शब्दों से, और उन शब्द किससे बने? वर्णों से। अर्थात सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? वर्ण। तो अपना उत्तर क्या बनेगा यहाँ कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है, अर्थात उसका उत्तर भी अपना क्या रहेगा? वर्ण। उसका उत्तर भी क्या रहेगा? वर्ण। यानी कि यदि लिखित और मौखिक दोनों ही शब्द नहीं आते हैं तो अपना उत्तर बन जाएगा फिर वर्ण। अब हम बात करें कि वर्ण जो हैं, जैसे हमने लिखा ए, मैं, रे, ये एक बन गया शब्द, यानी कि इनमें अलग अलग ध्वनियां बन गई, ए प्लस मैं प्लस ए प्लस रे और धन ए। ये अपने अलग अलग ध्वनि या अलग अलग वर्ण बन गए। जब इन सभी को हम जोड़ देते हैं तो अपना एक शब्द बनता है अमर। ये क्या बन गया? शब्द बन गए। अर्थात शब्द किससे बना? वर्णों का सार्थक योग। वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाएगा? शब्द कहलाता है। अर्थात अपना अमर शब्द से, या मैं कहूं कि कमल, क ए, मैं ए और ल ए, इस शब्द से क्या बन गया अपना? इन सभी वर्णों से क्या बना? एक शब्द बन गया कमल। यदि मैं कहूं कि कमल, तो दोस्तों कमल के हम 2 अर्थ लेंगे। कमल फूल भी हो सकता है और कमल क्या हो सकता है? किसी लड़के का नाम भी हो सकता है। तो जब तक हम केवल इन वर्णों को अलग अलग बोलेंगे तो इनका हम कोई अर्थ नहीं लेते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं लिया। लेकिन जब हमने इनको सभी को एक जगह कर दिया तो हम इसका क्या लेने लगे? अर्थ लेने लगे। अर्थात अगला प्रश्न बना अपना, अगला जो प्रश्न बना उसको हम कह सकते हैं कि फिर छोटी इकाई अपनी, फिर छोटी इकाई क्या बनेगी कि अर्थ के आधार पर, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ कहां से प्रारंभ हुआ? अर्थ प्रारंभ हुआ शब्दों से। तो अगला प्रश्न बना अपना, अगला प्रश्न बना कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भी छोटी इकाई लेकिन ये मौखिक थी, ध्वनि हो गई। फिर सबसे छोटी इकाई लेकिन लिखित रूप में आ गई तो क्या कहेंगे? उसे वर्ण कहेंगे। यदि लिखित और मौखिक दोनों ही निकाल दिए जाते हैं तो भी अपना उत्तर क्या रहेगा? वर्ण। यानी कि भाषा की 3 इकाई, तीनों में सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? अपनी वर्ण। अब हम बात करें किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर बात कर रहे हैं? अर्थ के आधार पर। दोस्तों ऐसे प्रश्न अपनी परीक्षाओं में बहुत बार दिए होते हैं। कुछ नया शब्द जोड़ते ही अपना उत्तर बदल जाता है। अर्थात केवल इतना जोड़ा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। अभी हमने कहा कि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ किसका होता है? शब्दों का। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बन गई? शब्द बन गई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बन गई? शब्द बन गई। अब हम बात करें कि पहले हमने लिखा एक शब्द कमल, तो जिसका हमने केवल अर्थ लिया। क्या लिया? केवल अर्थ, कि ये कमल एक लड़का हो सकता है या कमल
फूल भी हो सकता है, लेकिन इसको मैं वाक्य में बदल दूं कि कमल पढ़ रहा है, कमल पढ़ रहा है। अब मैंने दोस्तों क्या बना दिया, पूरा वाक्य लिखा। अब हमें ये पक्का विश्वास हो गया कि कमल फूल नहीं है, कमल एक लड़का है और जो पढ़ने का काम करता है। अब हमें क्या मिला, उसका पूरा भाव ग्रहण कर लिया हमने। अर्थात अगला प्रश्न बन गया अपना कि भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो अपना भावार्थ के आधार पर जो इकाई बनेगी, प्रश्न क्या बना अपना अगला, पांचवा प्रश्न बना भावार्थ के आधार पर। दोस्तों बहुत गहराई से, बहुत महीन महीन बातों को सीखेंगे। आप पेन कॉपी साथ रखिए, जो भी बिंदु समझ में नहीं है उसको अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। कहीं समझ में नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आने वाली कक्षा में हम पहले आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसके बाद में हम आगे की कक्षा शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसके आधार पर, भावार्थ के आधार पर। यानी कि भाव जो ग्रहण करते हैं हम, अगले ने क्या कहा, केवल आवाज दी कमल, तो हम समझते हैं कि कमल फूल के लिए बोलता है या कमल किसी लड़के का नाम लिया। लेकिन यदि हम कहें कि कमल इधर आ, इसका मतलब हुआ कि कमल कोई लड़का है जिसको अपने पास बुलाया जा रहा है। अर्थात हमने उस वाक्य का पूरा क्या ग्रहण कर लिया, भाव ग्रहण कर लिया। अर्थात भावार्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई बनी उसको कहेंगे हम क्या, वाक्य। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि भाषा की तीन मुख्य इकाइयां हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, और सभी भाषा में अपनी अपनी जगह छोटी इकाई के रूप में काम करती हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो हम क्या कहेंगे, वर्ण, ध्वनि। मौखिक इकाई तो ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो अपना उत्तर क्या रहेगा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि लिखित और मौखिक दोनों शब्दों को हटा दिया जाता है तो अपना उत्तर क्या रहेगा, वर्ण। फिर हम बात करें कि अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई सबसे छोटी इकाई, तो भी अपना उत्तर क्या बनेगा, शब्द। यानी कि अर्थ जब हम ग्रहण करते हैं तो वो शब्द बनते हैं, शब्दों का ही अर्थ लिया जाता है। फिर हम कहें कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अपना उत्तर क्या बन जाएगा, वाक्य। अपनी इकाइयां थी तीन दोस्तों, इकाई कितनी थी अपनी, तीन इकाई थी, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये तीन इकाइयां थी। सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई तो अपना हो गया शब्द, और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई तो हो गया अपना वाक्य। अब देखो इनमें सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण से बड़ी इकाई हो गई शब्द, और शब्दों से बड़ी इकाई हो गई वाक्य। लेकिन अब मैं बात करूं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अभी हम छोटी इकाई की बात कर रहे हैं। यदि हम कहें कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, तो दोस्तों सबसे बड़ी इकाई भी कौन सी हो गई, वाक्य हो गई। अर्थात अगला बिंदु हम इसमें और जोड़ना चाहें, अगली लाइन प्रश्न और जोड़ें, तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अर्थात अपना छठा प्रश्न बना कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो अपना उत्तर क्या रहेगा, वाक्य। यानी कि ये छोटी इकाई भी है और बड़ी इकाई भी, लेकिन प्रश्नों की भाषा दोनों बार चेंज हो गई। यहां हम कह रहे हैं कि भावार्थ के आधार पर दोस्तों सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो मेरे मित्रों सबसे छोटी इकाई होगी वाक्य। और ये कहें कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अब यहाँ ने भावार्थ पूछा, ने अर्थ पूछा, ने मौखिक पूछा, ने लिखित पूछा, और हमें बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी इकाई, तो अपना उत्तर क्या बन जाएगा, वाक्य। और आज हम प्रारंभ करते हैं हमारी भाषा की सबसे पहली इकाई की। हम बात करते हैं भाषा की पहली इकाई। भाषा की पहली इकाई कौन सी अपनी,
भाषा की पहली इकाई कौन सी थी? वर्ण। भाषा की पहली इकाई कौन सी है? वर्ण। अर्थात अपना पाठ्यक्रम का शुभारंभ यानी कि पाठ्यक्रम हम शुरू करते हैं वर्ण विचार या वर्ण इकाई, एक ही बात है। अभी हमने कहा कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या प्रश्न बनाया था हमने कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है या भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम बात करें पारिभाषिक दृष्टि से तो इसकी परिभाषा बन गई, परिभाषा क्या बन गई कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो, जिसका अंतिम विभाजन, जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो, जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो तथा और विभाजन असंभव हो, और विभाजन असंभव हो, असंभव हो, वे वर्ण कहलाते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं। परिभाषा क्या बन गई कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका हमने अंतिम विभाजन कर दिया हो, अंतिम रूप आ गया हो, उसे ही वर्ण कहा जाता है। अब हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थात वर्णों के भेद या वर्णों के प्रकार, वर्णों के भेद या वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? वर्ण के भेद या वर्ण के प्रकार। तो दोस्तों वर्ण भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद हो गए? दो भेद होते हैं। वर्ण भेद कितने हो गए? दो। एक वर्ण को कहेंगे हम स्वर वर्ण और दूसरे कहलाते हैं व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। दोस्तों स्वर और व्यंजन में क्या होता है, ये कुल कितने कितने होते हैं और दोनों को मिलाकर ये कुल वर्ण कितने बनेंगे? अर्थात हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने बन जाएंगे फिर? तो देखो हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या होती है 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। जब दोनों को जोड़ें तो दोस्तों कितने बन गए? 44। कितने बन गए? 44। अब आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह हमें 44 भी विकल्प मिलता है, 52 भी विकल्प मिलते हैं। कई कई किताबों में या बहुत से व्याकरणाचार्यों ने 54 भी दिखाया, 56 भी दिखाया, 58 भी करते हैं। लेकिन अपने आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको सही मानता है वो कितने वर्णों को मानता है और कितने वर्णों को नहीं मानता, कितने वर्णों को क्यों मानते हैं? तो हम बात करें कि वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर वर्णों की संख्या होगी 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या होगी 33 और वर्ण हो गए कितने अपने? 44। अब देखो मैं प्रश्न बनाता हूं आपके सामने। पहला प्रश्न है स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं अर्थात कितने? 11। दूसरा प्रश्न है अपना व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं तो अपना उत्तर हो गया 33। व्यंजन वर्ण होते हैं 33। फिर अपना प्रश्न बना तीसरा कि वर्णों की कुल संख्या होती है,
वर्णों की कुल संख्या होती है, कुल संख्या होती है, तो अपना उत्तर रहेगा 52, 52। फिर हम बात करें कि मूल वर्णों की संख्या भाषा में मूल वर्णों की संख्या होती है, मूल वर्णों की संख्या होती है, मूल वर्णों की संख्या होती है, तो अपना उत्तर होगा 44। समझ रहे मेरी बात को? यदि हमें केवल इतना पूछे कि स्वर वर्ण कितने होते हैं तो अपना उत्तर हो जाएगा 11। फिर हमें कहें कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्णों की संख्या होती है कितनी? 33। फिर हम कहें कि वर्णों की कुल संख्या, कौन सा शब्द जोड़ा हमने? कुल, योग, कितने होंगे? 52, 52। फिर हम कहें कि वर्णों की मूल संख्या, मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अपने उत्तर होंगे 44। अब हम बात करें कि 52 और 44 दोनों के प्रश्न अलग अलग बनते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें प्रश्न की भाषा को समझना होगा कि प्रश्न में हमें पूछा क्या गया है। मूल पूछा गया तो अपना उत्तर होगा 44, और ये कहें कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या बताइए तो अपना उत्तर होगा 52। अब हम बात करें कि यदि 44 और 52 दोनों ही आए तो हमें सर्वप्रथम 44 के विकल्प को सही करना। मान लो किसी प्रश्न में मूल और कुल दोनों ही शब्द हटा दिए, नहीं तो ये कहा गया कि कुल वर्ण बताइए, नहीं ये कहा गया कि मूल वर्ण बताइए। ये कहा गया कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या होती है, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या होती है, तो हमें केवल और केवल उत्तर करना होगा 44, यानी कि अब हमें 52 के विकल्प को सही नहीं करना है। मान लो 44 का विकल्प आया ही नहीं, विकल्प में ही नहीं है, तो हमें क्या करेंगे? 52 के विकल्प को सही कर देंगे। अर्थात विकल्प तय करेगा, प्रश्न की भाषा तय करेगी कि हमें उत्तर कौन सा निकालना है। यदि 44 विकल्प में दिया हुआ है तो हम निश्चित हैं कि हमारे वर्णों की कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। यदि कुल शब्द जोड़ दें तो 44 नहीं करके हम उत्तर क्या करेंगे? फिर 52 करेंगे। यदि कुल और मूल दोनों शब्द ही निकाल दिए जाते हैं तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? फिर 44 ही रहता है। अब ये 44 और 52 कैसे होते हैं, तो हमें दोनों ही प्रकार के वर्णों को देखना होगा कि 44 उत्तर कैसे मानेंगे हम और 52 कैसे मानेंगे। अर्थात वर्ण के हमने कर दिए दो भेद, एक कर दिया हमने स्वर वर्ण और एक कर दिया हमने व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब हम बात करें, मैंने कहा कि स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन होते हैं अपने 33। व्यंजन कितने हो गए? 33। स्वर वर्णों में जो होते हैं वो ऐसे प्रारंभ करेंगे हम और औ तक, ऐसे औ तक, ए, आ, ई, उ, री, सी, ए, ऐ, ओ, औ। अब ओ औ के बाद में देखो, हमने प्रारंभिक कक्षाओं में हम एक अलग बिंदु पे जाते हैं। हमने पहले पढ़ा था 12 खड़ी। जब हम छोटे थे या प्रारंभिक कक्षाओं में एक शब्द पढ़ाया जाता हमें 12 खड़ी, क, का, की, कू, के, कई, ऐसे। उस 12 खड़ी में यानी कि वर्ण कितने होते हैं? 12 है। वर्ण कितने हैं? 12 है। यानी कि उसमें कौन कौन से वर्ण पढ़े हमने शुरू में? ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, अंग और ए है। अंग ए है। गिनिए इनको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 2 12। यानी कि हम बोलते थे ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग ए। इसी तरह हम बोलते थे क, का, की, कू, के, कई, को, कंक। यानी कि वर्ण कुल कितने होते थे? वर्ण कुल कितने होते थे अपने? वर्ण होते थे 12।
अब हम स्वर वर्णों की बात, यहां हमने वर्ण कितने लिख दिए 12 वर्ण, स्वर कितने होते हैं 11, यानी कि यहां हमने लिखे 12, यहां कितने रह गए 11, अर्थात ये जो वर्ण हैं अपने, ये वर्ण होंगे ए, आ, ई, उ, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। यानी कि मैंने कहा कि ऐसे लेकर औ तक के वर्ण होते हैं। अब इनको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हुई, और मैं कह रहा हूं कि वर्ण कितने, स्वर वर्ण कितने होते हैं 11। तो दोस्तों इनके साथ में एक और जोड़ा जाता है ऋषि वाला, ऋषि, अर्थात इन सभी को मिलाकर अपने वर्णों की संख्या कितनी हो गई 11, और यहां पढ़ रहे हैं हम 12, अर्थात इनमें ऋषि को शामिल नहीं किया गया, लेकिन इनमें 2 शामिल कर दिए गए, कौन से, अंग अ है। अब हम बात करें कि इन 2 को स्वर वर्णों में जब शामिल नहीं किया गया तो उन दोनों को क्या कहेंगे हम, तो इन दोनों को कहेंगे हम अयोगवा वर्ण। क्या कहेंगे इनको, अयोगवा है, क्या नाम देंगे, अयोगवा है वर्ण। दोस्तों इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा आपको कि स्वर 11 होते हैं, अर्थात दोनों को शामिल नहीं किया गया। व्यंजन 33 होते हैं, उनमें भी दोनों को शामिल नहीं किया गया। अर्थात देखो शब्द क्या कह रहा है अपना, अयोग, ए को उपसर्ग के रूप में काम में लिया गया, और ए को जब हम उपसर्ग के रूप में काम में लेते हैं तो उसका अर्थ होता है नहीं, नकारात्मक भाव लेके आता है ए, और योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या हुआ, जोड़। अर्थात ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जिनका योग न तो स्वर वर्णों में है, क्योंकि इनका योग स्वर वर्णों में है ही नहीं, 11 ही होते हैं, और न व्यंजन वर्णों में, क्योंकि इनको 33 व्यंजनों में भी शामिल नहीं किया गया। अर्थात ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण जिनका योग न तो स्वर वर्णों में है और न व्यंजन वर्णों में है, वो क्या कहलाएंगे, अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। क्या कहेंगे उनको, अयोगवा वर्ण। तो परिभाषा क्या लिखोगे कि ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण जिनका योग न स्वर वर्णों के साथ होता है और न व्यंजन वर्णों के साथ होता है, वे वर्ण अयोगवा कहलाते हैं। अयोगवा वर्णों की संख्या 2 होती है, अयोगवा वर्णों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से, एक वर्ण को कहेंगे हम अनुस्वार, और एक नाम दिया जाता है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि अयोगवा वर्ण कितने हो गए 2। क्या क्या कहेंगे उनको, अनुस्वार और विसर्ग। अब हम बात करें अनुस्वार और विसर्ग की। अनुस्वार कहेंगे हम अंग, जिसका हम उच्चारण क्या करते हैं अंग, और ये अ है, इसको बोलेंगे विसर्ग। क्या कहेंगे इसे, विसर्ग। तो इसे कहेंगे हम अनुस्वार और इसे कहेंगे हम विसर्ग, और दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे हम अयोगवा वर्ण। अब हम बात करें कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई 11, जो कहां से शुरू की हमने, ऐसे लेकर औ तक, ऐसे औ तक कुल वर्ण कितने हो गए अपने 11, और जो 2 वर्ण हैं अपने उनको नाम क्या दिया हमने, अयोगवा है, अंग और अ, अनुस्वार और विसर्ग। अब हम बात करें व्यंजन वर्णों की, बात करें हम व्यंजन वर्णों की, कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है 33। व्यंजन की संख्या कितनी हुई 33। तो 33 जो वर्ण है अपने, 33 जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से को शामिल किया जाता है, कौन से को शामिल नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि भाषा और लिपि के विकास का जो बिंदु पढ़ेंगे हम, उसका हम और बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। हम 2-3 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि ये केवल हम एक ही दिन में सारी जानकारियां नहीं जुटा पाते एक साथ। अब हम बात करें व्यंजन वर्णों की, तो व्यंजन जो वर्ण होंगे वो शुरू होंगे कैसे लेकर है तक, कैसे है तक के जो वर्ण होते हैं उनको कहा जाता है व्यंजन वर्ण।
यानी कि कै खे गै घै अंग चे छे जय जय ये टे ठे डे ढे अणे तै थे दे धे ने पै फे बे भे मैं ये रे लव और से है। यानी कि ये कुल मिला के हो जाते हैं अपने 33 वर्ण। इनके बाद में हम वर्ण पढ़ते हैं क्ष त्र जे और श्र। क्ष त्र जे और श्र, ये हो गई संख्या 4 और इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या नाम देते हैं इनको? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। फिर इनके अलावा दोस्तों आपने 2 वर्ण और पढ़े होंगे जो होते हैं ड और ढ। ड और ढ, यानी कि इन दोनों को नाम दिया जाता है उक्षिप्त वर्ण। क्या नाम देते हैं? उक्षिप्त। ताड़न जात द्विगुण। अब हम बात करें, देखो अपने वर्णों पे आइए कि 44 और 52 कैसे हुए। तो वर्णों की मूल वर्णों की संख्या 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो 11 प्लस 33 कितने हो गए अपने? 44। कितने हो गए? 44। अब हम बात करें कुल, कौन सी बात करें? कुल वर्ण। तो कुल देखो कितने हो गए? 2 अयोगवा और जोड़ेंगे। कुल में हमने 2 और जोड़ दिए तो 2 और जोड़ेंगे। फिर इनके बाद में 4 अपने संयुक्त वर्ण जुड़ गए तो 4 ये जोड़ दीजिए, 2 उक्षिप्त जोड़िए, अर्थात इन वर्णों को और जोड़ते हैं तो 44 और 2 46, 50 और 2 52। कितने हो गए? 52 वर्ण। अर्थात वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 52। कितनी हो गई? 52 वर्ण। यानी कि मूल वर्णों की संख्या कितनी थी अपने पास? 44 और कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। 52 वर्ण कैसे हो गए कि इनके अलावा हम 2 अयोगवा जोड़ देंगे और 4 संयुक्त व्यंजन और उसके बाद में 2 उक्षिप्त वर्ण। कुल मिलाकर हमारे वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? हम 52। अब हम बात करते हैं कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर वर्ण किसे कहेंगे, व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे हम? स्वर की क्या परिभाषा बनेगी, व्यंजन की क्या परिभाषा बनती है? तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं इनकी दोनों की परिभाषा की। दोनों की परिभाषा की बात करते हैं हम कि स्वर किसे कहेंगे और व्यंजन किसे कहेंगे। तो देखिए स्वर और मैं इधर लिखूं कि व्यंजन। कोई रटना रटाना नहीं है, रटने से नहीं याद होगा। रटनेंगे तो दोस्तों हम कितना रटेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि आप रीट एग्जाम दे रहे हैं तो आप हिंदी रटें, संस्कृत रटें, अंग्रेजी रटें, मनोविज्ञान रटें, कौन से पार्ट है? केवल मानसिक तौर से आप स्वस्थ रहिए, उस चीज़ का आनंद लीजिए आप। जब हम कोई फिल्म आदि देखने जाते हैं 3 घंटे की फिल्म हमें बिल्कुल ज्यों की त्यों याद हो जाए, छोटे छोटे डायलॉग याद हो जाते हैं हमें, क्योंकि उस समय हम मानसिक और शारीरिक दोनों तौर से केवल उसी पे फोकस रखते हैं। तो आप भी अपना मूल टारगेट जो है ये तय कर लीजिए कि हमें इसी परीक्षा में कुछ भी करना पड़े, कितना भी पढ़ना पड़े, अपने माता पिता की उम्मीदों पे, हमारे खुद के भविष्य के लिए हमें कितना भी पढ़ना पड़े, हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी लगन के साथ करेंगे। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण, क्या आपने 2 घंटे फेसबुक चला लिया, क्या मिला आपको? आपने 2 घंटे व्हाट्सएप चला लिया, चैट करते रहे, मैसेज करते रहे, गेम खेलने चले गए, बिना वजह कहीं बैठे हैं, दोस्तों के साथ गप्पें लगा रहे हैं। ठीक है, मिलना जुलना सामाजिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आप उसका सदुपयोग कीजिए। समय का जितना आप सदुपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन आपने समय को यूं ही निकाल दिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। आने वाले समय में दोबारा वैकेंसी कब आएगी? और दोस्तों आप सभी अवगत हैं, सभी पढ़ते हैं अखबारों के द्वारा, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा कि नई शिक्षा नीति आ रही है। उस नई शिक्षा नीति के तहत हमें 4 चरणों से, 3 चरणों से, 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। उसमें इंटरव्यू होगा, इसमें ये होगा। अतः आपके सामने जो मौका है आप तो निशाना लगाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपका पूरा सहयोग देने के लिए खड़े हैं। आप
कदम आगे बढ़ाइए, हम आपका हौसला बढ़ाते जा रहे हैं। हम जरूर आपको उस चरम बिंदु पे लेके जाएंगे जहां लोग आपको सलामी देंगे, जहां लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और जलने वाले यूं ही जलते रहेंगे। वो केवल ऐसे लोगों के से दूर रहिए आप जो लोग आपको डिमोटिव करते हैं। ऐसा नहीं कर सकता, अरे यार तेरे इतने नंबर ही नहीं है, तेरे 10वीं में कम है, 12वीं में कम है, उसके तो नंबर ही बहुत ज़्यादा हैं। उन लोगों से दूर रहिए। नंबर कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। कंपटीशन में आपको बराबर मेहनत करनी है। जो मेहनत करेगा सो पास होगा, कोई दो राय नहीं इसमें। जो मेहनत नहीं करेंगे, चाहे वो 90% वाले हैं और चाहे 40% वाला है, दोनों ने आपने बीए किया, बीएसटीसी किया, बीएड कर लिया, समान डिग्री आपके पास है, समान ताकत आप में है। अब आप अपने उस समय को किस रास्ते पे लेके जाते हैं, समय का कितना सदुपयोग करते हैं, ये तय करेगा आपका कंपटीशन और आप कितने अच्छे से तैयारी करते हैं। एक बिंदु जो आपने पढ़ लिया, जिस बिंदु को भी आपने पढ़ लिया, हम पेपर भी सॉल्व कराएंगे। पुराने जो पेपर्स हैं वो भी सॉल्व कराएंगे। किरीट में 2011-12 से टेट शुरू हुआ, उससे आज तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम बहुत जल्द पुराने पेपर सारे सॉल्व कराएंगे, पूरा सिलेबस यहाँ कवर कराएंगे। लेकिन आप लोग उस तैयारी को पूरे जोर शोर से करते रहो। अब हम बात करें कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तो देखो, मैंने स्वर लिखा ए और व्यंजन लिख दिया क। अब आप इसका उच्चारण कीजिए। यानी कि आपने ऐसे शुरू किया और ए पर जाकर ही रुके। अब आप कै को बोल के देखिए, कै कै बोलते हैं तो उसके साथ आपने उच्चारण अंत में किसका कर दिया, ए का उच्चारण किया। और ए क्या है, स्वर। तो रिजल्ट क्या निकला कि ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण किसके साथ होता है, स्वर ध्वनियों के साथ होता है, वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन। क्या कहेंगे उनको, व्यंजन। और जो बिना किसी के सहयोग से उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाएंगे, स्वर। दोबारा सुनिए, आपने ए का उच्चारण किया, ऐसे शुरू किया, ए पे जाकर ही रुके हमने कै का उच्चारण किया, कै, अंत में उच्चारित किसको करने लग गए हम, ए को। और ए क्या है, स्वर। अर्थात ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है वो कहलाएंगे व्यंजन। और ऐसी ध्वनियां जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित होती हैं वो कहलाएंगे स्वर। अर्थात किसी की सहायता नहीं ली, आप मान लो बिना किसी की सहायता से कोई काम करते हैं, अर्थात आप वो काम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। अर्थात इनकी परिभाषा बनती है, स्वतंत्र ध्वनियां क्या होंगी, स्वर। ये स्वतंत्र हैं तो ये इनकी सहायता से बोली जाती हैं। सहायता ली आपने, इसका मतलब आप क्या हो गए, दूसरों के गुलाम हो गए। अर्थात प्रतंत्र ध्वनियां क्या हो गई, व्यंजन। दो प्रश्न बन गए। भाषा की स्वतंत्र ध्वनियां कहलाती हैं, भाषा की स्वतंत्र ध्वनियां कहलाती हैं स्वर वर्ण, भाषा की प्रतंत्र ध्वनियां कहलाती हैं, तो अपना उत्तर हो जाएगा व्यंजन वर्ण। फिर हम बात करें अगली परिभाषा। एक तो परिभाषा ये बन गई अपनी कि स्वतंत्र ध्वनियां क्या कहलाएंगी, तो हम कहेंगे स्वर वर्ण। प्रतंत्र ध्वनियां क्या कहलाएंगी, तो अपना बन गया व्यंजन वर्ण। अगली परिभाषा लिखे हम कि वे ध्वनियां जो बिना किसी बाधा, अवरोध या रुकावट के उच्चारित होती हैं वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात जब हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी
तो हमें रुकावट, जैसे हम बोलते हैं कोई रुकावट नहीं आई, लगातार उच्चारित होता जा रहा है। और आप एक बोलिए कै को, लास्ट में कहाँ चले गए हम बोलते हैं छ पै, तो हमें कभी होठों से रुकावट करनी पड़ती है, कभी हमारी जीवा ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आती है, अर्थात अवरोध के साथ। परिभाषा क्या बन गई? जो अवरोध या रुकावट के साथ उच्चारित होती हैं, अवरोध या रुकावट आती है, अवरोध या रुकावट आती है वे क्या कहलाएंगे? व्यंजन होते हैं। वे व्यंजन होते हैं। क्या कहेंगे उनको? वे व्यंजन होते हैं। क्या कहेंगे? व्यंजन। वे क्या कहलाएंगे? व्यंजन होते हैं। अब देखो दोनों में स्वतंत्र ध्वनियां क्या होंगी? स्वरवर्ण। तो व्यंजन के लिए क्या परिभाषा बन गई? परतंत्र ध्वनियां क्या होंगी? स्वतंत्र ध्वनियां क्या होगी अपनी? स्वरवर्ण। और परतंत्र ध्वनियां क्या बन गई अपनी? व्यंजन वर्ण। फिर हम बात करें कि ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ण जो बिना किसी बाधा, अवरोध, रुकावट के उच्चारित हो जाती हैं, बोल लेते हैं, वो कहलाएंगे स्वरवर्ण। और जिनके उच्चारण में रुकावट आती है, अवरोध होता है, संघर्ष होता है, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे व्यंजन वर्ण। क्या कहेंगे उनको? व्यंजन वर्ण। अब हम शुरुआत करते हैं स्वर वर्णों से कि स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, क्या हो, कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो दोस्तों ये अपनी स्वर की परिभाषा क्या लिखी अभी हमने कि ऐसी स्वतंत्र ध्वनियां जो बिना किसी बाधा, रुकावट, अवरोध, संघर्ष के उच्चारित होती हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। परिभाषा दोबारा सुनिए। ऐसी स्वतंत्र ध्वनियां जो बिना किसी बाधा, अवरोध, रुकावट, संघर्ष के हम उच्चारित कर लेते हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। वो कौन कौन से हैं? तो वो 11 वर्ण होते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। कौन कौन से होंगे? ए, आ, ई, उ, री, सी, ए, आई, ओ। फिर देखें ये हो गए अपने 11 वर्ण। अब हम बात करें इनका कि ये स्वतंत्र रूप से भी लिखे जाते हैं और इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में होता है। जब हम किसी व्यंजन वर्ण के साथ लिखेंगे तो इनका प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है, अर्थात इनका मात्रा रूप क्या बनेगा? ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की कोई मात्रा नहीं होती। अब जो ये मैंने लाइन खींची है इसको कहते हैं सिरोरेखा। क्या कहेंगे? सिरोरेखा। किसी भी वर्ण के सिर पर जो हम लाइन खींचते हैं, सिर बांधना भी कहते हैं इसे, वर्णों का सिर बांधना या सिरोरेखा कहा जाता है। अर्थात इसको कहेंगे हम सिरोरेखा। ये कोई मात्रा नहीं है, ये सिरोरेखा है। ए की कोई मात्रा नहीं होती, अर्थात आ की मात्रा होगी तो ये बनेगी आ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा ये बनी छोटी ई, ये बन गई अपनी बड़ी ई, ये छोटा ऊ, ये अपना बड़ा ऊ, ऋषि वाला री, ए, आई, ओ और औ। ओ और औ। अब यदि हम किसी व्यंजन पे इनका प्रयोग करते हैं, यदि हम इनका किसी व्यंजन पे प्रयोग करते हैं, किसी व्यंजन पे प्रयोग करते हैं तो दोस्तों व्यंजन पे कैसे प्रयोग करेंगे इनका हम ये देखिए। जैसे हमने कै पे इन सभी के वर्णों का प्रयोग करना चाहा, अभी मैंने क्या कहा कि ए की कोई मात्रा नहीं होगी, अर्थात कै। अब कै के आगे आ की मात्रा लगाएंगे तो ये आ की मात्रा लग गई। फिर ये छोटी ई तो ये अपनी बन गई की।
फिर अपनी ये बड़ी की, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये री जिसको हम लिखते हैं कृष्ण, कृषक, तो ये री, फिर ये के, ये कई, को, और ये कौ। दोस्तों जब हम रे पे ये मात्रा लगाते हैं, विशेष तौर से हम इनकी छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में रे की मात्रा को, बहुत से छात्रों को नहीं पता होता कि छोटा रे के साथ में छोटा ऊ कैसे लगाते हैं और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। जैसे हमने लिखा रे, ये लिख दिया रे। अब हमें छोटा ऊ लगाना है तो केवल ऐसे करेंगे, और बड़ा ऊ लगाएंगे तो देखिए ये घुंडी लगाएंगे ऐसे। क्या लगाएंगे? बड़ा ऊ। जैसे हमने लिखा रूप, तो ये बड़ा ऊ लिखा हमने, और हमने लिखा रुपया, तो ये लिखते हैं हम छोटा ऊ। अर्थात इन दोनों में विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आप भाषा के विद्यार्थी हो, भाषा के अध्यापक बनने जा रहे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आप, भाषा का ज्ञान बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा देंगे। लेकिन ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब इसके बाद में बात करें हम कि अयोगवा वर्ण, तो अभी मैंने बात की थी कि ऐसे वर्ण जिनका योग न तो स्वर वर्णों के साथ होता है और न व्यंजनों के साथ, वो अयोगवा कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। इनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं 2 वर्ण? तो एक तो होता है अपना अनुस्वार, कौन सा होगा? अनुस्वार, और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कहेंगे अंग, और इसे कहेंगे अ है। अनुस्वार और विसर्ग। अब हमें इनका भी मात्रा रूप देखें कि इनको हम व्यंजनों के साथ कैसे काम में लेंगे। तो जब भी हम इनकी मात्रा लगाएंगे तो ये केवल बिंदु जो होता है इसे हम अनुस्वार कहेंगे, इसे हम अनुस्वार कहेंगे। और जब हम ये 2 बिंदु लगाते हैं तो हम इसे विसर्ग कहते हैं, इसे हम विसर्ग कहेंगे। जैसे हमने लिखा अंग, या हमने लिखा कंचन, ये जो हमने ऊपर बिंदु लगाया इसे हम केवल अनुस्वार कहेंगे। हमने लिखा प्रातः, प्रातः, अर्थात इन बिंदुओं को हम विसर्ग कहेंगे। इन बिंदुओं को क्या नाम देंगे हम? विसर्ग कहा जाता है। इन बिंदुओं को विसर्ग कहेंगे हम, और इनका दोनों का मात्रा रूप ये बन जाएगा। इन दोनों का मात्रा रूप ये बनेगा। अब हम बात करें कि इनको हम कितने भागों में बांटेंगे, अर्थात स्वर वर्णों का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है। स्वर वर्णों का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है, तो हम बात करेंगे विभाजन की। किसका? विभाजन या वर्गीकरण। विभाजन या वर्गीकरण, स्वर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करेंगे, कौन कौन से होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। कितने स्वर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करेंगे, कौन कौन से होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्वर वर्णों का वर्गीकरण हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे, कितने प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके उच्चारण स्थान कौन से होते हैं, परीक्षाओं में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम जो कक्षाएं हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन सी हमने क्या क्या पढ़ा आज। पहले हमने प्रारंभ किया था कि स्वर वर्ण किसे कहेंगे, स्वर वर्ण किसे कहेंगे, व्याकरण किसे कहा जाता है। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम भाषा के शुद्ध उच्चारण लेखन का ज्ञान करते हैं, वही व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा का व्याकरण पढ़ने के लिए हमें 3 इकाइयों की आवश्यकता होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। कि भाषा की 3 मुख्य इकाई हैं, वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं और
वाक्य होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होगी। शब्द भावार्थ अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होंगे और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होंगे। अब हम बात करें वर्णों की कि वर्ण किसे कहेंगे, तो भाषा की वह अंतिम इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसका हमने अंतिम विभाजन कर लिया और विभाजन नहीं कर सकते दोस्तों, वे वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 44, मूल वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णों की संख्या का प्रश्न आए तो अपने पास उत्तर होगा अपना 52। स्वर वर्ण होंगे अपने 11 और व्यंजन वर्ण होंगे 33 और अयोगवा वर्णों की संख्या होती है 2, जिनमें होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अब इन स्वर वर्णों का जो विभाजन या वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार से होगा, कौन कौन सा होगा, इन सभी जानकारियों को हम पढ़ेंगे आने वाली कक्षा में कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे ऑनलाइन क्लासेस को लगातार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों तक पहुंचाइए। यदि कोई गलती हो, कोई कमी रह जाए तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। आगे के लिए हम आपके सुझाव मानेंगे, आपके सुझावों पे अमल किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।